दर्जा केवल एक औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि उनके द्वारा, दिल्ली के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश और उनकी इच्छाओं को सही में पूरा करने के लिए एक अपेक्षा भी है। हम केंद्र सरकार के साथ लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये इसका एक आधार था जिस पे खड़े होकर हम इस बजट की बात कर रहे हैं। अब मैं सदन के सामने 2015-16 के लिए आय व्यय की बात करूं, उससे पहले सदन का ध्यान दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन और प्राइस सिचुएशन की ओर दिलाना चाहता हूं। प्राइस सिचुएशन की बात करें तो दिल्ली में महंगाई की दर 2014-15 के दौरान 6.6% थी, जबकि इसकी तुलना में मुंबई में ये 8.3%, कोलकाता में 6.1% और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 6.4% थी। सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निरंतर निगरानी रख रही है। समय अनुसार बाजार में दखल देके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उपाय किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पहली बार प्याज और आलू का सुरक्षित भंडार बनाने के लिए फैसला किया है, ताकि इन वस्तुओं की कमी होने पर बाजार में दखल दी जा सके और इनके दाम को काबू में लाया जा सके। इसके साथ साथ लगातार जहां भी होर्डिंग की कोशिश की जा रही है, जहां भी जमाखोरी की कोशिश की जा रही है, वहां भी सख्ती बरती जा रही है। अब मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं दिल्ली राज्य की। अध्यक्ष महोदय, 2014-15 के दौरान दिल्ली को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार से विमुख रखा गया, वंचित रखा गया। पूरी की पूरी, लगभग पूरे वर्ष पूरी की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन माननीय उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से चलाई गई और लोकतांत्रिक सरकार ना होने का असर सीधे सीधे दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन पे साफ साफ दिखता है। 31 मार्च 2015 को जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ, उसमें वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 4,51,154 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 15.5% की बढ़ोतरी हुई। 2013-14 के दौरान हुई 25,919 करोड़ रुपए की कर वसूली की तुलना में 2014-15 के दौरान यह 26,604 हुई। यह मैं कहना चाहता था कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का अभाव था, दिल्ली को उससे वंचित रखा गया, तो 2013-14 के दौरान तो 25,919 करोड़ रुपए आए। अगले साल 10%, 20% कुछ बढ़ोतरी दिखनी चाहिए थी, बहुत स्पष्ट बढ़ोतरी दिखनी चाहिए थी, लेकिन कुल 26,604 करोड़ रुपए आए। 2014-15 के दौरान वैट की वसूली में 2% की, मात्र 2% की बढ़ोतरी हुई। एक्साइज में 8.59% और मोटर वाहन की कर वसूली में 10.61% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। कांस्टेंट प्राइसेस के आधार पर देखें तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था में पिछले साल 8.2% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में 7.3% की वृद्धि देखी गई। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कहीं ज्यादा अपेक्षा की जाती है। तो ये कुछ और संगत तथ्य भी हैं जिन्हें मैं दोहराना चाहता हूं, जिनकी चर्चा मैंने लेखानुदान प्रस्तुत करते हुए भी की थी, कि जीएसडीपी के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 2,40,849 रुपए रही, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 2.7 गुना अधिक रही। ये बहुत बड़ा डेटा है अध्यक्ष महोदय। दिल्ली के लोग मेहनत करते हैं, दिल्ली के लोग कमाते हैं, दिल्ली के लोग जब मेहनत करके कमाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो फिर इनकम टैक्स देते हैं। तमाम तरह के व्यापारियों को के माध्यम से तमाम तरह के व्यापार में सहयोग करते हुए सर्विस टैक्स देते हैं। 14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32% से बढ़ा के 42% करने की सिफारिश की। केंद्रीय वित्त आयोग की इस सिफारिश से दिल्ली को वंचित रखा गया है। दिल्ली सिर्फ यूटी नहीं है, स्टेट विद लेजिस्लेचर है, उसके बावजूद दिल्ली को इससे वंचित रखा गया है। हालांकि यहां विधानसभा है, अलग से कंसोलिडेटेड फंड है, सरकार के सारे लेन देन, वित्तीय लेन देन अपने संसाधनों से हम लोग पूरा करते हैं। अगर ये सिफारिशें दिल्ली पे लागू हो जाएं अध्यक्ष महोदय, तो दिल्ली को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लाभ मिलने वाला है, मिलेगा। ये बड़ा अजीब है, क्योंकि इस सारे डायनेमिक्स को समझना जरूरी है। दिल्ली में बजट को समझने से पहले और दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने से पहले दिल्ली के लोग
जैसा कि इनकम बढ़ रही है, सर्वे बता रहा है कि इनकम बढ़ रही है, जाहिर सी बात है इनकम बढ़ रही है तो इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है। पिछला बार का जो डेटा है उसके हिसाब से 1,30,000 करोड़ का इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया है। ये बहुत बड़ी राशि है, लेकिन जब दिल्ली को वापस मिलता है तो उसमें से एक पीनेट्स मिलता है। सिर्फ 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों के शेयर के रूप में मिलता है दिल्ली को। 1,30,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सेल टैक्स और इनकम टैक्स दे रही है, उसमें से महज 325 करोड़ रुपए शेयर के नाम पे, सेंट्रल टैक्सेस में शेयर के नाम पे मिलना, ये पीनेट से भी कम है। अब हमारी, तो मैं इस अवसर को इस्तेमाल भी करना चाहूंगा केंद्र सरकार से अपील करने के लिए कि ये दिल्ली के लोगों का पैसा है, दिल्ली के लोगों की मेहनत का पैसा है। हम समझते हैं कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी जिम्मेदारी है, वहां भी खर्च करना है इसको, लेकिन 1,30,000 करोड़ में से अगर हमें 50,000 करोड़ भी दे दिया जाए तो हम दिल्ली में 4 गुना वृद्धि करके दिखा देंगे और कमा के देंगे और मेहनत करेंगे। दिल्ली के लोग खूब मेहनती करते हैं, लेकिन दिल्ली के साथ ये सौतेला व्यवहार जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसको बदलें। और देखिए, एक तरफ तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स पर बैठ जाते हैं, उसका शेयर नहीं देते, ऊपर से जमीन मांगते हैं कि बस स्टॉप बनाना है, हमें डिपो बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, वृद्धाश्रम बनाने हैं, इन सब के लिए जमीन मांगते हैं। तो बोले 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में ले लो, 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में ले लो। तो ये अभी आ रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इसकी ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बजट पे बात करने बैठे हैं, इस पे हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं और अन्य फोरम पे भी उठा रहे हैं, लेकिन इस फोरम पे बजट के मेन प्रस्तावों पे आने से पहले ये बात मैं आपके संज्ञान में, सदन के संज्ञान में लाना जरूरी समझता था कि ये सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ हो रहा है। हम एक चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग जैसे मेहनत करके केंद्र सरकार को इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, एक्साइज भी आ रहा है और तमाम तरह से भी टैक्स आ रहा है, और जितना हो सकेगा, जितना अभी इकट्ठा हो रहा है, हमारा हक है, उसके लिए लड़ते रहेंगे, उसके लिए मांग करेंगे। दिल्ली के लोगों का हक है, कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, दिल्ली के हक के लोगों की बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई से पैसे, अगर ये पैसा आएगा तो और कमाएंगे दिल्ली वाले, और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, दिल्ली के इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रांग होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये भी जानते हैं कि अभी ना रहबर से मिलेगा ना रहगुजर से मिलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, ये तो हम ही से निकलेगा। तो इस कांटे को निकालने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं 2015-16 के बजट अनुमान आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन 2014-15 में व्यय के बारे में भी आपके समक्ष रख दूं। 2014-15 में 36,766 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों को घटाकर संशोधित अनुमान में 34,790 करोड़ रुपए किया गया, क्योंकि जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई फरवरी 2015 में, उस वक्त जैसा मैंने कहा 1 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को चला रही थी और लगातार घाटा होता चला जा रहा था। उस वक्त 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी दिल्ली की अर्थव्यवस्था। इसलिए आते ही जब हमने आरी किया तो उसमें उसको कम किया गया और 2014-15 में कुल व्यय, अभी अस्थायी लेखा विवरण है, उसके अनुसार 30,940 करोड़ रुपए किया जा सका। इसमें 13,984 करोड़ रुपए योजना व्यय और 16,956 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय शामिल है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष 2015-16 के बजट अनुमान रखता हूं। मैंने चालू वित्त वर्ष के दौरान के लिए लेखानुदान की मंजूरी प्राप्त करते समय 2015-16 के लिए प्राप्तियों और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किए थे। उसके बाद हमने सुझाव मांगे और इन सब चीजों को पढ़ के, सुझावों को पढ़ के, जनता की मांग को पढ़ के पूरी समीक्षा की, जनता की आवश्यकता की समीक्षा हुई और इससे चालू वित्त वर्ष के लिए हमें लगा कि बजट के आकार को बढ़ाना जरूरी है। तो 2015-16 के लिए कुल बजट अनुमान 41,129 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि लेखानुदान में 37,750 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। इसमें 19,000 करोड़ रुपए योजना और 22,129 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय के रूप में प्रस्तावित हैं।
योजना बजट के रूप में प्रस्तावित 19,000 करोड़ रुपए 2014-15 के दौरान किए गए 16,350 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 16% अधिक हैं और 2015-16 के बजट के लिए कुल प्रस्तावित 41,129 करोड़ रुपए की राशि 2014-15 के संशोधित अनुमान 34,790 करोड़ रुपए से 18% अधिक है। हमने 2015-16 में कुल अनुमानित प्राप्तियां 41,500 करोड़ की आंकी हैं अध्यक्ष महोदय, जो लेखानुदान में स्वीकृत 37,769 करोड़ रुपए और 3,731 करोड़ रुपए अधिक हैं। प्राप्तियों और व्यय के प्रस्तावित अनुमानों में 371 करोड़ रुपए हम सरप्लस में रखने का प्रस्ताव रखते हैं। ये जो 41,129 करोड़ रुपए है कुल प्रस्तावित व्यय, इसकी व्यवस्था में मुख्य रूप से 34,661 करोड़ रुपए स्वयं के कर राजस्व से हमारा जुटाने का प्रस्ताव है, जबकि 1,127 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 381 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्तियों से, 1,038 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 807 करोड़ रुपए CST वैट के बदले क्षतिपूर्ति से, 800 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं से, 395 करोड़ रुपए सामान्य केंद्रीय सहायता और 161 करोड़ रुपए बाहरी सहायता परियोजनाओं से, और जो मैंने कहा 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में जुटाए जाएंगे। ये केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है ये 41,500 करोड़ में मात्र 0.78% भी नहीं है, 0.25% की। ये बहुत गौर करने वाली बात है। केंद्रीय शुल्क और करों में जो मैंने बताया उसमें से सिर्फ 325 करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं और 2001 से मिल रहे हैं, 14 साल से मिलते चले आ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार का जो 32% से बढ़ा के 42% करने का फॉर्मूला था, उससे दिल्ली को कोई फायदा नहीं हुआ। प्रस्तावित व्यय में अब देखिए 41,129 करोड़ रुपए में से हम इसको कहां लेके जा रहे हैं। इसमें से 5,908 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों के लिए आवंटित की गई है। ये 14.4% है अध्यक्ष महोदय, 5,908 करोड़ रुपए की राशि। इसी के साथ साथ अब देखिए 41,129 करोड़ में से 5,908 करोड़ रुपए 14.4% नगर निगम के लिए, स्थानीय निकायों के लिए। इसी के साथ साथ 4,993 करोड़ रुपए यानी लगभग 12% भारत सरकार से पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में दिए जा रहे हैं। तो 14.4% नगर निगम को, 12% सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस देने हैं, जो कि पिछली सरकारों ने कर्ज ले रखा है। 1,084 करोड़ रुपए DTC के घाटे की पूर्ति के रूप में दिए जाने हैं और 1,690 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली के लोगों के लिए सस्ता बिजली और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी के रूप में शामिल है। इससे 90% दिल्ली के लोगों को फायदा मिल रहा है। अध्यक्ष जी, मैंने स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता की बात की। हमारी सरकार स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, करती आ रही है और आगे भी कर रही है। स्थानीय निकायों को 2015-16 में जैसा मैंने बताया 5,908 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगर निगम की कमजोर स्थिति को देखते हुए जो ऋण हैं उनके पुनर्भुगतान हमने स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है आपके समक्ष, ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकें, क्योंकि पूर्वी नगर निगम और उत्तरी नगर निगम की स्थिति, आर्थिक स्थिति हम भी जानते हैं अच्छी नहीं है। इसलिए तो यहाँ कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे ऊपर टैक्सेस हैं, लोन हैं, वो लगातार वसूले जा रहे हैं। इधर जब नगर निगम को लोन, नगर निगम के ऊपर जो लोन है, हम समझते हैं इस चीज को, गंभीरता को समझते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि इसका पुनर्भुगतान अभी हम स्थगित कर रहे हैं ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकें। हम 2015-16 के निगमों के बकाया ऋण के मूलधन और ब्याज की वसूली उन्हें दिए जाने के अनुदानों से करने की पिछली सरकार द्वारा जो अपनाई गई पद्धति थी उसका अनुसरण नहीं करेंगे। पहले लगातार चलती रहती थी और ये पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं। 41 जी एक बार तो बधाई दे दो। बीच में ये जो दबाव हमारा बना उसके लिए मैं यही कहूंगा, यही हम चाहते थे। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की सूचना के लिए मैं एक सेकंड देखिए, मैंने आग्रह किया था दर्शक दीर्घा से कोई ताली बजाए या कोई हुटिंग करे, ऊपर सिक्योरिटी वाले रहे, उनको कृपया इज्जत से बाहर निकाल दें। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भी बजाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि नगर निगम को आप देखिए 30 जून 2014 तक, अब याद कर सकते हैं सदन में बैठे हुए लोग पक्ष विपक्ष के, कि 30 जून 2014 को दिल्ली की जो व्यवस्था थी वो कहां थी, उसका केंद्र कहां था, किसके अधीन थी, कौन चला रहा था। 30 जून 2014 तक 759 करोड़ रुपए की राशि मिली थी, और आज मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं, और ये आज नहीं किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम नहीं तो 15 दिन पहले इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं। 30 जून 2014 तक 759 करोड़ रुपए मिले थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस साल 30 जून 2015 तक 1131 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 49% एक्स्ट्रा दिया जा चुका है नगर निगम को। ये मैं तो अध्यक्ष महोदय 1131 करोड़ 2014-15-16 में स्थानीय निकायों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता में 2,850 करोड़ रुपए कर संग्रह में हिस्सेदारी के रूप में 1,394 करोड़ रुपए स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और पार्किंग शुल्क में हिस्सेदारी संबंधित हैं। शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए हम इस वित्त वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों को योजना निधि के रूप में 1664 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखते हैं। हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। नगर निगमों को पिछले वर्षों में इस अवधि तक जो डेटा मैंने आपके सामने रखा वो मैंने बताया कि 49% हम एक्स्ट्रा दे चुके हैं। लेकिन स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधन बढ़ाने और बढ़ते हुए खर्च पर नियंत्रण के लिए भी प्रेरित करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने साधन भी बढ़ाएं, अपने आय के साधन भी बढ़ाएं, ताकि हमने उनसे अपील की है, हमने केंद्र सरकार से सहयोग की अपील भी की है, ताकि हम नगर निगम की पूरी मदद कर सकें, और लगातार उनकी गाइडेंस हम इसमें कर रहे हैं। मैं इस सम्मानित सदन के जरिए नगर निगमों से भी अपील करता हूं कि वे अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाएं, ताकि आने वाले महीनों में नगर प्रबंधन में कोई खामी ना आए और इस महान राज्य के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष ये जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, उसके बारे में हम हमेशा कहते हैं, इस सरकार की राजनीति है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और चाहे वो चुनाव रहा हो, चाहे चुनाव प्रचार रहा हो, चुनाव के बाद सरकार चलाने का तरीका रहा हो, इसमें राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। और आज लगभग 4 महीने के अनुभव के बाद यहाँ खड़ा होकर मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि अब हम राज्य नीति, यानी कि राज्य को चलाने की नीति में भी बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं। और पहले ही बजट में पार्टिसिपेटरी तरीके से बजट तैयार करना इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने में भी काफी मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि जनता के पैसे का कारगर और प्रभावी इस्तेमाल हो, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिकों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके महत्व के हिसाब से योजनाओं को अंजाम दिया जा सके। इससे नागरिकों को सक्रिय और एकजुट रखने में भी मदद मिलती है। ये एक अलग सोशल डायनामिक्स है कि जब लोग तब कट गए, दिल्ली में पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन जब मोहल्ला सभाएं होती हैं, हमने ये पार्टिसिपेटरी बजटिंग की प्रोसेस में देखा कि जब मोहल्ला सभाएं होती हैं तो सब एक दूसरे को पड़ोस के लोग आपस में बात करके आते हैं कि भाई हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने मोहल्ले के लिए अपने जो पैसा आ रहा है सरकार से, क्योंकि डिसीजन हमको लेना है, तो आपस में संवाद बढ़ रहा है लोगों का। आपस में लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और इसका बड़ा लक्ष्य जो है वो यही है कि लोकशाही ऊपर से नहीं, नीचे से चलनी चाहिए। तो ये एक बड़ी पहल है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। दुनिया के कई देशों में ये होती रही है। मैं एक छोटा सा वाकया इस पार्टिसिपेटरी बजटिंग का आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा, हालांकि मेरी फॉर्मल स्पीच में ये नहीं है। हम लोग सरकार में बैठे हुए लोग या बाहर लोग जब सोचते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, तो अपनी कल्पनाओं के आधार पर नीतियां बनाते हैं। हमें लगता है लोगों को तो फलाना चाहिए होगा, हम उस इलाके में अधिक से अधिक हम उस इलाके के 4 लोगों से मिलकर कुछ निर्णय ले लेते हैं।
लेकिन जब हमने ये मीटिंग्स की, पार्टिसिपेटरी बजट की, तो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। एक इलाके में लोगों ने अपने बजट के लिए तरह तरह के प्रस्ताव रखे, 20-25 तरीके के प्रस्ताव आए। वहीं एक प्रस्ताव लाइब्रेरी बनाने का आया। अब सामान्यतः दिल्ली में जब बजट बनता है, दिल्ली में योजनाएं बनती हैं, तो लाइब्रेरी स्थानीय स्तर पे मोहल्ले के लोग लाइब्रेरी के लिए वोट करेंगे, ये कल्पना में नहीं आता लोगों को, या उनकी प्रायोरिटी में होगी। लेकिन जब 20-25 प्रस्ताव उन्होंने रखे, हमने कहा भाई इन 20-25 प्रस्तावों में से सबसे पहले कौन सा काम कराया जाए। लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी बनवाइए, सबसे ज्यादा वोट लाइब्रेरी को पड़े। ये अद्भुत था। मैं सोच रहा था लोग सड़क मांगेंगे, मैंने सोचा लोग सीवर रिपेयर मांगेंगे, मैंने सोचा पानी की बात करेंगे, उन्होंने कहा हमें लाइब्रेरी की चाहिए। अच्छी बात है, ये जनता का पैसा है, जनता के हिसाब से खर्च हो, हमें क्या दिक्कत है, हमारा काम यही है, यही स्वराज है। तो हमने फैसला किया। एक और घटना घटी एक सभा में, वहां पे हमने जो पेंशन दी जाती है इसका भी प्रस्ताव रखा। भाई इसमें से किसी को पेंशन देनी है, तो पेंशन मांगने एक महिला उठ के खड़ी हुई कि मुझे ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए। अब वो जैसी ओल्ड एज पेंशन लेने वाली वो महिला खड़ी हुई, तब तक उसी के मोहल्ले से कोई दूसरी महिला खड़ी होने लगी, बोली नहीं नहीं इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ये तो इनकी तो बेटी सरकारी नौकरी करती है। जो ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन गरीबतम लोगों के लिए बनी हुई है, उनमें बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं, तो वो पता नहीं किस किस को बट जाती है। तो नहीं कर रहे महाराज। लेकिन जब जनता ने तय किया तो ईमानदारी से गरीब लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हुई। और जो नाजायज तरीके से सक्षम लोग पेंशन पे डाका डाल के बैठ जाते थे, नेताओं से अपनी नजदीकी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, तो उन्होंने बाकायदा इसको परिवर्तन किया। यहां परिवर्तन हुए, लोगों ने साफ गोई से रखा कि नहीं साहब इसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट और है उसको मिलनी चाहिए, और उसके बारे में पेंशन तय हुई। तो ये बड़ी अद्भुत घटना। तो ये पार्टिसिपेटरी बजटिंग के मैं फायदे गिनाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल दे रहा था। अध्यक्ष महोदय, एक और पहल हम लोगों ने की है इस बार। इसी क्रम में एक स्वराज निधि, स्वराज फंड स्थापना कर रहे हैं। स्वराज फंड का इसका प्रस्ताव है। इसके जरिए नागरिक अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता के अनुसार स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे। और मैं स्वराज निधि के कार्यक्रम के लिए 253 करोड़ रुपए बजट के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। ये स्वराज निधि है क्या? वैसे तो इस बजट में शामिल पूरी की पूरी राशि जनता की राशि है, लेकिन स्वराज निधि वाकई जनता के डिस्पोजल पे दी गई राशि है। जनता तय करेगी कि वो कहां खर्च होना है। यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रयोग है स्वराज निधि। भारत के संविधान में 73वें 74वें संशोधन में इसकी परिकल्पना तो की गई थी, और अगर देखें थोड़ा बहुत ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं के माध्यम से इसकी कुछ कागजी व्यवस्था भी की गई, लेकिन कागजी रह गई, वो वहां अभी अमल में नहीं आ पाई। सही मायने में अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो व्यवस्था के, हमारे सरकार के सिस्टम के फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, इन तीनों पे हर पल हर क्षण जनता का नियंत्रण रहना जरूरी है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्वराज निधि की स्थापना देश में सच्ची लोकशाही की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। स्वराज निधि के तहत आने वाले वर्षों में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक निश्चित राशि आवंटित की जाएगी, और हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले में बैठ के, मोहल्ला बैठकों में जनता तय करेगी कि उसका अपना पैसा है, उसको किस जरूरत के, किस काम में, कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है, ये सब जनता तय करेगी मोहल्ले में। एक और बड़ी चीज है इसमें कि एक बार अगर काम हो जाए तो ठेकेदार का पेमेंट तब किया जाएगा जब जनता कह देगी कि काम ठीक हो गया, नहीं तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया जाएगा। जब जनता उस काम के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर कर देगी तब किया जाएगा पेमेंट। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये देश में पहली बार हो रहा है, तो इसके लिए कुछ परंपराएं शुरू करनी पड़ेंगी। तो हमारा मकसद, जैसा मैंने कहा, 70 विधानसभाओं में इसे शुरू करना है, लेकिन शुरुआत में पहले वर्ष में हम 11 विधानसभाओं में मोहल्ला बैठकों से करके जनता की डिमांड से बजट लेके आए हैं। हर एक विधानसभा को करीब 40 से 50 मोहल्लों में बांट के वहां रहने वाले मतदाताओं की वोटिंग कराई गई, बैठकें कराई गई,
और इन बैठकों में स्वयं जनता ने वोटिंग के जरिए अपनी डिमांड्स बताई, उन डिमांड्स की प्रायोरिटी तय करी और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधानसभा को स्वराज निधि के तहत 20-20 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहां जनता की डिमांड पर 20-20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली में रखरखाव या निर्माण पूरी दिल्ली। एक और अध्यक्ष महोदय, नहीं 11 विधानसभाओं के लिए अगले बार से फिर आगे से 70 की 70 में करेंगे। एक बार पायलट कर लें ये सीखने के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि परंपराएं हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा चेंज हम इस सिस्टम में कर रहे हैं कि अभी तक दिल्ली में अगर मेंटेनेंस का काम कराना हो, कोई डेवलपमेंट का काम कराना हो, कोई पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराना हो, कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो छोटा मोटा या मेंटेनेंस से संबंधित हो, तो इसको लेके काफी कंफ्यूजन है। और यहां बैठे हुए मुझे लगता है तमाम एमएलए इस बात के गवाह होंगे कि कौन सा काम, माने जैसे कोई सड़क ठीक करानी है, नाली ठीक करानी है, पार्क में कोई काम कराना है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, तो पीडब्ल्यूडी से लेके और नगर निगम तक सबके पास जिम्मेदारी है, बटे हुए हैं। आप स्वयं भी एक विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, आप पहले भी रहे हैं, आपने भी ये मल्टीप्लिसिटी को झेला होगा। अब मुझे आश्चर्य होता है कि एक डिपार्टमेंट है हमारी सरकार में, फ्लड कंट्रोल, फ्लड रिलीफ का काम करता है, बड़े बड़े नालों की सफाई का काम उसके जिम्मे है, इरिगेशन का, फ्लड का, लेकिन उसको काम दे रखा है कि इर्रेगुलर कॉलोनीज की छोटी छोटी 10-10, 20-20 मीटर की नालियां भी तुम बनाओगे। कहां उसको दिल्ली के तमाम बड़े बड़े नाले साफ करने थे। अब कहां वो बेचारा उसके इंजीनियर को इर्रेगुलर कॉलोनीज की, जिन्हें हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी कहते हैं, उनकी नालियां बनाने का काम दे रखा है। ये तो बड़ा आश्चर्य है, बड़ा कंट्राडिक्शन है। और यही कार्य कहीं पीडब्ल्यूडी के हिस्से है, कहीं डीसी के हिस्से है, कहीं नगर निगम के हिस्से है। तो ऐसे में मैंने कहा कि आम नागरिक की बात तो छोड़िए, मैंने तो देखा है एक एमएलए के लिए मुश्किल है कि यहाँ कैसे काम कराएं, कौन सी एजेंसी से कराएं, कौन सी एजेंसी यहाँ काम करेगी, किस कॉलोनी के लिए किस एजेंसी से संपर्क करें। तो ये भ्रम एक तरफ तो अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि रखरखाव और निर्माण आदि संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक जिले में डूडा, हर एक जिले में दिल्ली नगर विकास एजेंसी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी नाम की एक एजेंसी स्थापित की जाएगी। इस एजेंसी के, और कहीं किसी विभाग में अधिक इंजीनियर्स हैं तो वहां उनको ट्रांसफर करके उस पर्टिकुलर काम में लगाया जाएगा। इस एजेंसी के माध्यम से स्वराज निधि, विधायक चाहें तो विधायक निधि, ये तमाम योजनाओं के अंतर्गत जो मेंटेनेंस के काम हैं, थोड़े मोटे डेवलपमेंट के काम हैं, ये सब कामों को निष्पादित किया जा सकेगा। सिंगल एजेंसी होगी, सिंगल पॉइंट एजेंसी। इससे मल्टीप्लिसिटी में फायदा मिलेगा, इसको मल्टीप्लिसिटी जूझ रहे लोगों को फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ इस एजेंसी से अनुचित कॉलोनियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हर जगह विकास कार्य कराने में सुविधा मिलेगी। और इसमें भी कंडीशन यही है कि ये भी जो काम करेगी एजेंसी, इसमें भी कोई भी काम कराए, ठेकेदार को पेमेंट तभी होगा जब वहां के जिस इलाके में काम हो रहा है वहां की जनता कह देगी कि ये काम ठीक हो गया। तो लिखा हुआ था, जो पूरी वेल इन्फॉर्म्ड जनता रहेगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी पहले से कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। जनता जब कह देगी कि ये काम ठीक हो गया, तब पेमेंट की जाएगी, नहीं तो जनता की संतुष्टि पत्र के बिना पेमेंट नहीं की जाएगी। और ये जो डूडा है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हर एक जिले में काम करेगा। एक और स्टेप सरकार ने उठा रही है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट गवर्नेंस। एसडीएम ऑफिस से तरह तरह के प्रमाण पत्र लेने में लोगों को दिक्कत होती थी। एक एप्लीकेशन डालिए, मान लीजिए कास्ट की, ओबीसी की, पता चला फादर का लाओ, अब वो फादर का असली है कि नकली है पहले दे जाओ, हम 4 दिन बाद तय करके बताएंगे, देख के अपने रिकॉर्ड बताएंगे। रिकॉर्ड आर्काइव्स में पता नहीं कहां पड़े हुए हैं। तो इन सबको खत्म करने के लिए, इन सबको ठीक करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज शुरू की हैं। सब कुछ कंप्यूटराइज कर रहे हैं और पूरी की पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस ई सिस्टम के जरिए जोड़ दी गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिजिटल सिग्नेचर के जरिए प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये एक बड़ा चेंज स्मार्ट सिटी स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ लेके आ रहे हैं। और नागरिक, अभी तक डुप्लीकेट फोटोकॉपी लेने में दिक्कत, तो जब डिजिटलाइज हो गया तो फिर तो कितनी फोटोकॉपी निकालिए, क्या फर्क पड़ता है। अपने प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, डिजिटल सिग्नेचर की फोटोकॉपी उनको कितनी संख्या में मिल सकती है।
12 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में आधुनिकीकरण ई सब रजिस्ट्रार में कर दिया गया है और 3 अन्य कार्यालयों में ये प्रक्रिया अभी चल रही है, अध्यक्ष महोदय।